डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विधानसभा चुनाव तक ऐसा लगता है कि हर दिन राजनीतिक खबरों से भरा हुआ है। हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे समीकरण रोजाना बदलते हुए दिख रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि गोटियां अब इधर से उधर हिलने डुलने लगी है। अब ऐसा लगने लगा है कि समीकरण साधे जाने लगे हैं। हर कोई अब वैसे पासे फेंकना चाहता है जिससे उसकी पोबारा हो सके। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, अब जिस सरकार को अल्पमत की सरकार कहा जाता रहा है, उसके बाद जो आज हुआ है, मुख्यमंत्री के तेवर देखते ही बन रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किरण चौधरी जब निर्वाचित हो गई है राज्यसभा के लिए, तो कौन कह सकता है कि हरियाणा में अल्पमत की सरकार चल रही है। जी हां, किरण चौधरी आज राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। इसके अलावा आज बड़ी खबरों में सबसे बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसमें आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी ताल ठोक गई है। आप जानते हैं कि एक गठबंधन और हो चुका है, वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दलित वोटों पर किस कदर अलग अलग पार्टियों की निगाह बनी हुई है। एक जो सबसे बड़ी खबर है, जो चर्चा का विषय आज की तारीख में बनी हुई है, सियासी गलियारों से जो सूचनाएं आ रही है, उसमें यह माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह फिर से बीजेपी से, अपनी पार्टी से कुछ खफा खफा नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इंद्रजीत सिंह को आरती राव के लिए सीट चुनने के लिए कहा गया, लेकिन इससे ही वो नाराज हो गए। उनको कुछ चॉइस दी गई 2 सीटों की, और उन्होंने कहा कि अब इसका फैसला आरती राव खुद करेंगी। माना यह जा रहा है कि ये बात उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कही है। अब कितना सच है, ये तो मीटिंग के भीतर जो कुछ हुआ है, वो लोग जो भीतर बैठे हुए थे, क्योंकि सूचनाएं मीटिंग के भीतर से हमेशा छन छन के आती है। इसके अलावा जो तीसरी चौथी सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक हुई है रोहतक में भारतीय जनता पार्टी की, उसमें प्रभारी सतीश पूनिया ये कहते हुए नजर आए कि विपक्ष के झूठे प्रचार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निगाह बना के रखे। ये बड़ा स्टेटमेंट है। क्या विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है? क्या ऐसे मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं, या वो मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं, इसलिए किसी भी सूरत में उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको झूठा प्रचार कहा जा रहा है? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम सबके प्रिय नवीन जी मौजूद हैं। नवीन धमीजा साहब को आप सब जानते हैं, एक बुलंद आवाज जिसे कहा जा सकता है कि राजनीति का विश्लेषण, जब हरियाणा की राजनीति का विश्लेषण होता है तो नवीन जी जब बोलते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि नवीन जी बोलते नहीं, दहाड़ते हैं, तर्क के साथ बात करते हैं, और ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष बात नवीन जी करते हैं। बेहद तर्कपूर्ण जो है इनके विश्लेषण होते हैं। इन तमाम खबरों पर आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन नवीन जी के विश्लेषण को भी जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे अनुभवी पत्रकारों के विश्लेषण सुनना राजनीति को समझने में बेहद लाभकारी होता है। स्वागत है नवीन जी। धन्यवाद डबास जी। किरण चौधरी राज्यसभा में चली गई है, निर्विरोध चुनी गई, और उसके बाद जो हमला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोला है विपक्ष पे, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि प्रदेश में अल्पमत की सरकार चल रही है, अगर ऐसा होता तो निर्विरोध ना चुनी जाती। वाकई में नायब सिंह सैनी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है किरण चौधरी के राज्यसभा चुने जाने, क्योंकि विधानसभा का सेमीफाइनल मान के चला जा रहा था, निश्चित तौर पे मान के चला जा रहा था कि राज्यसभा की जो ये सीट का चुनाव होना है, उस समय जननायक जनता पार्टी की ओर से भी तमाम दावे किए जा रहे थे कि व्हीप उनके विधायकों को इधर उधर मतदान करने से रोकेगा, और तमाम दावे कांग्रेस ने हालांकि कह दिया था कि उनके पास संख्या बन रही है, इसलिए वो उम्मीदवार नहीं दे रहे। देखिए डवास जी,
किरण चौधरी ने 21 अगस्त को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा था। जी। राज्यसभा नामांकन भरने का आखिरी दिन था और कांग्रेस ने उससे पहले ही स्पष्ट कर दिया था, कह दिया था कि हमारे पास नंबर इतने विधायक नहीं है, इतने नंबर नहीं है कि हम राज्यसभा में चुनाव लड़ें और जीत करके आए। तो उन्होंने साफ कहा था कि हम अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव मैदान में नहीं उतार रहे। तो 21 अगस्त को ही लगभग ये तय हो गया था, क्योंकि वो अकेली उम्मीदवार थी कि राज्यसभा में उनका जीतना तय है, अकेली उम्मीदवार थी। लेकिन आज 27 अगस्त को चूंकि नाम वापस लेने का आखिरी दिन था, तो आज उनकी औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग ने की और उन्हें राज्यसभा में जाने के लिए सांसद घोषित करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया, उन्हें जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि हमारी सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में होती तो आज हम एक तरफा चुनाव ना जीतते जी। और आप ये देखिए 12 मार्च को जिस दिन नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक थे। उसके बाद निर्दलीय विधायकों ने लोकसभा चुनाव के दौरान 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया था, जिनके बूते पर ये सरकार टिकी थी जी। उस दिन सरकार अल्पमत में आ गई थी और अभी भी अल्पमत। और उसके बाद कांग्रेस ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने बकायदा लिख के दिया था कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। उन्होंने राज्यपाल को लिखा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है, इस सरकार को या तो बर्खास्त किया जाए या सदन में इनको बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए जी। लेकिन क्योंकि तकनीकी कारणों से सरकार पहले ही निर्दलीय विधायकों के माध्यम से ये लोग बहुमत साबित कर चुके थे। ये बात भी कही नायब सिंह सैनी ने, उन्होंने कहा कि 13 मार्च को उन्होंने बहुमत साबित किया, 13 मार्च को बहुमत साबित किया था। तो इसलिए उनके पास वो समय था, वो जरूरत नहीं पड़ी उन्हें बहुमत साबित करने की। लेकिन अगर बहुमत साबित करने की जरूरत पड़ती तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास इतने विधायक नहीं थे। लेकिन आज राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद, ऐलान होने के बाद, उन्होंने कहा कि विपक्ष देखो कॉन्फिडेंट आरोप लगाता रहा। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, एक राज्यसभा की सीट जीतने के बाद वो कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, किरण चौधरी को बधाई दी। लेकिन उनका ये कहना इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है। आंकड़े वाइज देखें तो ये सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है। हरियाणा में चूंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, अब कोई विधानसभा सत्र होना नहीं है, किसी को बहुमत साबित करना नहीं है, तो अब तो कोई भी कुछ भी कह दे उसके कोई मायने नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जननायक जनता पार्टी के बागी विधायकों का समर्थन उनके साथ रहा। गोपाल कांडा और नैनपाल राउत तो साथ में थे ही, लेकिन जननायक जनता पार्टी के बागी विधायकों में से तो आधे इधर गए, आधे उधर गए। बाकी वो जो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी मेरे पीछे, कुछ कांग्रेस में गए, कुछ भारतीय जनता पार्टी में गए। तो ये तो उनका कहना कि भी जननायक जनता पार्टी के जुटे हुए विधायक थे, उनका समर्थन था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 3 विधायकों का इनको समर्थन मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे विधायक जननायक जनता पार्टी के विधायक उनको समर्थन दे रहे थे जी, ऐसा नहीं था। ठीक है, एक निर्दलीय विधायक उनके साथ था, एक हलोपा के गोपाल कांडा उनके साथ थे, लेकिन बाकी निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से अलग होके कांग्रेस के साथ चले गए। जननायक जनता पार्टी से टूटे बाकी विधायक कांग्रेस में गए, आधे कांग्रेस में गए, आधे भाजपा में गए। तो उनके पास सही मायने में अगर देखा जाए तो बहुमत नहीं है। लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, किसी को बहुमत साबित नहीं करना है, तो अब तो राजनीतिक भाषा है, वो कहेंगे इस बात बहुमत की हो रही है। नवीन जी, तो बहुमत तो उसी दिन खो दिया था। हालांकि 13 मार्च को, 12 मार्च को जो है जननायक जनता पार्टी को निकाल के अलग किया था सत्ता से भारतीय जनता पार्टी ने, जो 4.5 साल से
लगातार सरकार में साथ बने हुए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें आई थी और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें आई थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। कुछ निर्दलीय विधायक भी थे, लेकिन 12 मार्च को इसी साल ऐसा हुआ कि जननायक जनता पार्टी को सरकार से बाहर कर दिया गया। उसके बाद जननायक जनता पार्टी भी कहती रही कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन अब इलेक्शन के दौरान जननायक जनता पार्टी फिर से अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में 0.87% वोट मिले, हर सीट पे जमानत जब्त हुई, लेकिन उसके बावजूद अब फिर से एक गठबंधन हुआ है। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर वाली और दूसरा जननायक जनता पार्टी, दोनों ने मिलकर 7 चुनाव लड़ने का फैसला लिया है नवीन जी। और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी काशीराम, और 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी। तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी ये दलित वोट को साधने के लिए जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या अच्छा इस पूरे गठबंधन को कैसे देखा जाए, बाद में इस विषय पे चर्चा। देखिए डबाजी, हरियाणा में लगभग 21% दलित वोट हैं जी, बड़ा वोट बैंक है दलितों का। उस पर हर पार्टी की नजर टिकी है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो। 2019 के चुनावों में दलित वोट जननायक जनता पार्टी के साथ गया था, जिसके आधार पर उन्होंने 10 सीटें जीती थी। 10 विधायक उनके आए थे। इस बार लोकसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी हाशिए पर चली गई। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हुई। 1% से भी कम 0.87% वोट उनकी पार्टी को मिले। ग्रामीण सीटों में उनका क्षेत्र में घुसना भारी पड़ गया। लोगों ने गांवों में उनको घुसने तक नहीं दिया गया। गुस्सा तो बना हुआ है, लोगों में भारी रोष था। अब क्योंकि उनको अपना परफॉर्म करना है, अपनी राजनीति चलानी है, राजनीति बरकरार रहे, इसके लिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला निकालते हुए चंद्रशेखर आजाद, जो अभी सांसद चुने गए हैं आजाद समाज पार्टी के, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, समझौता किया है। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी उनके उम्मीदवार होंगे चुनाव मैदान में। अब देखिए, ये वोट बैंक किसके साथ जाता है? कांग्रेस के साथ जाता है, 21% बड़ा वोट बैंक है, या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता है, या आजाद समाज पार्टी के साथ जाता है? एक दूसरे को देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये इन सबकी नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। देखिए, दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान दलितों ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को वोट ना देकर के कांग्रेस को वोट दिया है, उससे यह लगता है कि दलित वर्ग मन बना चुका है। उनको यह लगता है कि अपना वोट खराब करने से अच्छा उसको वोट दिया जाए जो चुनाव जीत सकता है। चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे दलित वोट बैंक हो, या भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं, खफा हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग अब इधर उधर वोट देने की बजाय, क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देने की बजाय, जो उनको लगता है सत्ता में आ सकता है, जो जीत सकता है उम्मीदवार, उसके साथ जाना पसंद करते हैं, अपना वो फैसला लेते हैं। जो लोग नाराज चल रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हो। जी, नाराजगी तो बीजेपी के भीतर भी आजकल दिखाई देने लगी है नवीन जी। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, बैठकों के भीतर की खबरें जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनती है, उसमें एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि चुनाव समिति की जब बैठक हुई और राव इंद्रजीत साहब, जो अहिरवाल के बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको कहा गया कि आरती राव के लिए वो लगातार 2014 से ही टिकट मांग रहे हैं। अपनी बेटी आरती राव 19 में टिकट मांगी, 14 में मांगी। अब उनको कहा गया कि आप अपनी बेटी के लिए सीट चूज कर लीजिए। उनको चॉइस दी गई और कहा यह जा रहा है, अंदर की खबर जिस तरह से आ रही है बैठकों की, तो कहा गया कि नाराज हो गए उन्होंने। दो सीटें उनको सुझाई गई कि आप इन 2 सीटों में से
जो है बिल्कुल ठीक बात है। आप चयन कर लीजिए। उसके बाद वो नाराज हो गए, बोले कि आरती राव खुद फैसला करेंगे। क्या मतलब, अगर बीजेपी उनकी बात भी मान रही है फिर भी नाराजगी, ये समझ में नहीं आया। देखिए, राव इंद्रजीत अहिरवाल के बड़े नेता हैं जी गुड़गांव के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जी। और दक्षिण हरियाणा की 11 सीटों पर अहिरवाल का असर है, उनकी पकड़ है। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत बाद उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक में साफ कहा था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का रास्ता दक्षिण हरियाणा से होकर जाता है। उस वक्त उन्होंने संकेत दिए थे कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी। और उन्हें तभी घोषणा कर दी थी कि उनकी बेटी आरती राव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि उनकी बेटी आरती राव चुनाव लड़ेगी। उनके इस रुख को देखते हुए, उनके तेवरों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया इस बार जितने हमारे सांसद हैं, जितने बड़े नेता हैं, उनके परिवार के बच्चों को टिकट दी जाए जी। चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा एंटी इनकमेंसी फैक्टर है। जनता उनसे नाराज है, चाहे वो गांवों की जनता हो, चाहे वो शहर की जनता हो, चाहे वो कॉलोनियों की हो, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी के लोग हों। लोकसभा चुनावों के दौरान जहां सारे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डल रहा था, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डलने के बावजूद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें खोई। भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी हालत में तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन राव इंद्रजीत को जब आज ये कहा गया कि अपनी बेटी आरती राव के लिए वो कहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, 2 सीटें सुझाई गई अहिरवाल की कि इस अहिरवाल क्षेत्र की इन 2 सीटों में आप कोई भी सीट पसंद कर लीजिए, जहां से आप लड़वाना चाहते हैं फाइनल कर लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी बेटी आरती राव अपने फैसले खुद लेती है, उन्होंने चुनाव कहां से लड़ना है वो डिसाइड करेगी। और ये माना जा रहा है उन्होंने ये नाराजगी भरे स्वर में कहा। ये इसका मतलब ये है कि जो सीट वो चाह रहे थे उसके अलावा 2 सीटें सुझाई गई है, इसी वजह से इसका मतलब यही है कि जहां से उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाहती है, आरती जहां से चुनाव लड़ना चाहती है, उसके अलावा उनको 2 सीटों की चॉइस दी गई। वो इस बात पे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी आरती खुद इस बात का फैसला लेगी, वो इस बात का डिसीजन लेगी। देखिए नवीन जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उनके इस फैसले से पार्टी फिर संकट में है। उनके लिए डिसीजन लेना एक परेशानी हो रही है कि वो क्या डिसीजन ले। अगर पार्टी चाह रही है कि अगले 2-4 दिनों में पार्टी की पहली लिस्ट आ जाए, उससे बड़े नेताओं के नाम हो, और उसमें अगर राव इंद्रजीत की बेटी का नाम नहीं होगा तो पार्टी के लिए फिर एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, अहिरवाल ने 2014 में, अहिरवाल में कुल 15 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी को सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2014 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इन 15 में से 14 सीटें अहिरवाल ने जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। उसके बाद 2019 का चुनाव जब हुआ तो 15 में से 11 सीटें अहिरवाल ने बीजेपी की झोली में जीत के डाली। नवीन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें बड़ी भूमिका वो राव इंद्रजीत की है। लेकिन राव इंद्रजीत अपने आप को जिस कद का नेता मानते हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, जब उनको अपनी बेटी की टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और वहीं जब कांग्रेस छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के राव इंद्रजीत साहब भी आए थे, और कांग्रेस छोड़ के वीरेंद्र सिंह जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते तो उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। उनकी पत्नी को जो है वो हरियाणा में अचानक से विधानसभा लड़वाया गया, वो जीती। उनके बेटे को लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी, जो 2 महीने पहले इसमें कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा, उनको राज्यसभा भेजा गया। तो अहिरवाल में एक मैसेज ये भी धीरे धीरे फैलता जा रहा है कि बीजेपी ने अहिरवाल के साथ वो जो अहिरवाल डिजर्व करता था और जो राव इंद्रजीत डिजर्व करते थे, शायद वो नहीं मिला। इसलिए राव साहब के मन में भी, क्योंकि वो बोल भी चुके हैं, तीसरी बार जब उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया केंद्र सरकार में तो उन्होंने कहा भी, वो इस पे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था, वो चाहते थे कि कैबिनेट मंत्री बने, डिजर्व करते थे, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया।
और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का नाम लिए बगैर कहा कि जो पहली बार सांसद बने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया और मुझे राज्य मंत्री बनाया। और देखिए कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनके बेटे को आदमपुर से चुनाव भी लड़वाया गया और कुलदीप बिश्नोई को भी जो है अलग अलग कमेटियों में डाला गया। तवज्जो तो उनको भी दी जा रही है, लेकिन जो राव इंद्रजीत सिंह को तवज्जो मिलनी चाहिए थी, क्या उसमें कोई कमी छोड़ी है? बीजेपी ने राज्य मंत्री तो बना ही रखा है ना केंद्र में। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, उनको राज्य मंत्री बनाया गया, उनके कहने पर टिकटें भी दी गई, उनके कहने पर उनके समर्थकों को भी विधायक बनाया गया। लोकसभा चुनावों के दौरान भी भिवानी सीट उनके कहने पर दी गई। तो धर्मवीर सिंह अगर आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तो वो भी इन्हीं की देन है। क्या उन्होंने कहा कि धर्मवीर सिंह के लिए वो लगातार कोशिश करते रहे और उनके प्रचार को लेकर, जब उनके नामांकन को लेकर जब उनको सूचना नहीं मिली थी तो वो नाराज भी हुए थे। लेकिन देखिए उनकी नाराजगी का कारण भले ही कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुश्किल का दौर है। अगर भारतीय जनता पार्टी राव साहब को नहीं खुश कर पाई, नहीं मना पाई, तो इनके लिए आगे दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। डैमेज कंट्रोल मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखिए बाकी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पहले ही बड़े स्तर पे हार चुकी है, पिछड़ चुकी है। लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग रहा है कि हरियाणा में उनके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए ये डिसीजन मुझे लगता है उन्हें राव साहब को मनाना पड़ेगा, जो वो सीट मांगेंगे। आरती राव जिस पर उंगली रखेगी उसको वो सीट मुझे लगता है भाजपा देगी। अच्छा, सतीश पूनिया आज रोहतक में कहते हुए सुनाई दिए कि विपक्ष जो है वो कुछ झूठे प्रचार भी करेगा और उस पर निगाह रखनी जरूरी है। झूठे प्रचार कैसे होते हैं नवीन जी? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि झूठा प्रचार कौन सा होता है। ये जिस तरह से आरक्षण को लेके लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया गया कि कांग्रेस डवास जी, आज रोहतक में भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी। उस बैठक में अलग अलग मोर्चों के प्रभारी थे जिनको ड्यूटियां सौंपी गई। उन प्रभारियों से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और प्रदेश में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। उन्होंने अपनी तैयारियों की जानकारियां सबको बताई, फीडबैक ली गई। लेकिन प्रदेश के प्रभारी का ये कहना कि विपक्ष इस बार विपक्ष के झूठे प्रचार को रोकना होगा, निगाह रखनी होगी उस पर। देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हार के बाद कहा कि विपक्ष ने, कांग्रेस ने संविधान बदलने का बात उठा करके लोगों को गुमराह किया है और झूठा प्रचार था, जिसकी वजह से जनता बहक गई और कांग्रेस को वोट दिए। लेकिन ये बात तो बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा गया कि संविधान बदलना है तो मामला तो भाजपा से ही उठा था। लेकिन भाजपा को उस वक्त इतनी उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इतना संजीदा होगा और उन्हें इस बात का इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष के प्रचार को रोकना होगा, विपक्ष झूठा प्रचार करे तो उस पर हमें लगाम लगानी होगी, उस पर ध्यान देना होगा, उसे रोकना होगा। यानी अब वो इस बात पर ध्यान देंगे कि कांग्रेस किन मुद्दों को उठाती है और वो इस बात को कहेंगे कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है। अपनी कमियों को छुपाने की बजाय वो इस बात पर लगेंगे कि कांग्रेस के प्रचार को झूठा बताया जाए। तो इस बार ये है कि जब तक टिकटें अनाउंस नहीं हो जाती है और जब तक वोटिंग या वोट पोल नहीं हो जाते, तब तक नवीन जी रोजाना बड़े समाचार आते रहेंगे सियासी गलियारों से और रोजाना चर्चा होती रहेगी और रोजाना नए समीकरणों पे हम बात करते रहेंगे। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जब आप अपनी राय देते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो हमारी भी राय बनती है। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद डबास जी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।